बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हम साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक जनरल स्केच बनाया था सेल का, जिसमें हमने कहा था कि सेल के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री ग्लाइकोकैलिक्स, फ्लैजेला और सिलिया होता है, और ये कुछ सेल में मौजूद होता है। इसके अलावा सेल की जो बाउंड्री, जिसमें सेल वॉल जो प्लांट में होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलीज, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, पेरोक्सिसोम्स, प्लास्टिड्स जो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, वैक्यूल्स जो प्लांट में बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, और एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम एनिमल्स में होता है और सेंट्रियोल्स एनिमल्स में होता है। इसके अलावा साइटोसोल में हमारे पास होता है साइटोस्केलेटन, जो नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स होते हैं, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके अलावा हम साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पे बात करेंगे, और साइटोप्लाज्म में एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फिर फर्दर हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इंटरनल टू द न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, और न्यूक्लियर प्लाज्म में एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ये हमारे पास एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सेल की जो बाउंड्री है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म सेल का वो पोर्शन होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। साइटोप्लाज्म एक एक्वस सब्सटेंस है, जिसमें वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। साइटोप्लाज्म देखने में ट्रांसल्यूसेंट है, और ये लिविंग और विस्कस सब्सटेंस होता है सेल का। मेन पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म पे बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। वन इट्स कॉल्ड द सॉल्युबल पार्ट एंड सेकंड इज द इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट contain 70% water and form solution which contain all fundamental biochemical of life। तो इसमें 70% वाटर होगा, और इसके अलावा ये सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें बायोकेमिकल मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल्स होंगे, जो लाइफ के लिए सेल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। Soluble part contain 30% organic and inorganic substances as well. Insoluble part of cytoplasm contain cell organelles. पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो बुनियादी तौर पर साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं। एक्टोप्लाज्म दैट इज द आउटर क्लियर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इनर ग्रेन्युलर पोर्शन इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्म। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स जो फंक्शंस परफॉर्म करेंगी वो साइटोप्लाज्म में ही करेंगी। इट आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। Cytoplasm store useful substances like protein, lipid, vitamins and carbohydrates. इंटरनल पार्ट्स पे अगर बात करें, साइटोप्लाज्म में जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स की में जो सबसे पहली ऑर्गेनेली आती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 अल्फाज का मजमू है। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। तो अगर हम इसको टर्म के लिहाज से देखना चाहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। Structure of endoplasmic reticulum. It is a network of interconnected channels present throughout the cytoplasm of the cell. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये जाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड जो चैनल्स होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं।
Membrane form a series of sheets which enclose flattened sacs called the cisternae. जो इसकी membranes होती हैं वो sheets बना रही होती हैं जो flattened sacs बनते हैं जिसको हम cisternae कहते हैं. Main function of endoplasmic reticulum is the transport of material. Endoplasmic reticulum that start from the nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम नहीं होता. Types of endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum which has small granules called ribosomes. वो endoplasmic reticulum जिसके पास small granules होंगे जिनको ribosomes कहते हैं उसको हम rough endoplasmic reticulum कहते हैं. The endoplasmic reticulum has the small granule ribosome present on its surface is called rough endoplasmic reticulum. It is attached with the nuclear membrane. Rough endoplasmic reticulum nuclear membrane के साथ attach होता है. फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करें तो चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो गिव्स सपोर्ट टू द सेल. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते. इसकी स्ट्रक्चर स्मूथ होती है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं होंगे. तो the endoplasmic reticulum have no ribosome present on its surface is called smooth endoplasmic reticulum. It is attached with the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे. सेल मेम्ब्रेन की तरफ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलेंगे स्मूथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो करीब उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शंस पे बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स द ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म टू अनदर, ट्रांसपोर्ट, detoxification of toxic material, or it also provides support to the cell. Next organelle is Golgi bodies. Golgi bodies were first discovered by an Italian scientist Camillo Golgi in 1898. He received Nobel Prize in 1906 for physiology and medicine for the discovery of Golgi bodies. They are also known as Golgi apparatus. In plants, it is generally known by the name of dictyosomes. Shape of the Golgi bodies are in the form of granules, rods, threads, or canals. Structure of the Golgi body consists of flattened sacs cisternae that stacks together. Flattened sacs अगर आपस में ये stacks बना लें, ढेर बनाने से Golgi bodies बनते हैं. ये एक स्टैक है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं. इसके बहुत से अगर स्टेक्स बन जाएंगे तो इससे बन जाएगा गोल्जी बॉडीज. तो गोल्जी बॉडीज का एक सिस पार्ट होता है, दूसरा ट्रांस पार्ट होता है. सिस रिसीविंग पार्ट और ट्रांसपोर्टर पार्ट होता है जिससे सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज आउट होते हैं. तो ये सिस्टर्नी आ गया. सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक्स जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं. फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी स्टोर द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट्स सिक्रीट होते हैं उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है. गोल्जी बॉडीज modify and pack the secretory products at their margins into small rounded sacs called the Golgi vesicles or lysosomes. They also synthesize complex carbohydrates from simple sugar. Simple sugar से complex carbohydrates बनता है, glycoproteins, glycolipids. Lipoproteins की synthesis भी Golgi bodies में होती है. Mitochondria was discovered by Kelliker as a granules in 1850 in muscle cells. Mitochondria are the important organelle of the eukaryotic cell but absent in the prokaryotic cells. Mitochondria oval shape के होते हैं, rod shape और filamentous shape की भी हो सकते हैं. Mitochondria are bounded by double membrane structure. The outer membrane is smooth and the inner membrane is inwardly folded. These folds are called cristae. अंदर जो membrane होती है उसमें folds होते हैं जिसको हम cristae कहते हैं, जबकि outer membrane smooth होती है mitochondria की. Cristae increase the surface area of the respiratory process
तो फंक्शन क्या होगा क्रिस्टाई का? क्रिस्टाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसी क्रिस्टाई में होता है, तो इसमें सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना एटीपी ज्यादा बनेंगे। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इज एन ओवल शेप स्ट्रक्चर। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है, वो क्लियर है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, और इन दो के दरमियान होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान। तो आउटर मेम्ब्रेन smooth, inner membrane is folded, the fold in an inner membrane is called the cristae, and inside the cristae or inner membrane the region is called the matrix. Functions of mitochondria. Mitochondria play an important role in cellular respiration. They produce energy rich ATP molecules. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बनता है? ATPs बनती हैं। The cell which are more active have more than 1000 mitochondria. वो सेल जो ज्यादा एक्टिव होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स। The cells which are less active like the earlobe have the small number of mitochondria. तो मोस्ट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कैरिड आउट बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया is responsible, or mitochondria is involved in the cellular respiration, during which a large number of ATPs are produced. राइबोसोम्स नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है। इसको बहुत से लोग ऑर्गेनेली नहीं कहते, पार्टिकल है, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम्स ये वो वाहिद पार्टिकल है सेल में जिसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम आर टाइनी ग्रेन्यूल्स फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो राइबोसोम जो वाहिद पार्टिकल है जो यूकैरियोट में भी होगा और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होगा। डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम बाय पेलेट इन 1955। Location, they are either fully dispersed in cytoplasm or attached with endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी डिस्पर्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, इसके दो यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट कंबाइन टू फॉर्म कंप्लीट राइबोसोम। ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, दोनों को मैग्नीशियम आयन ज्वाइन करेगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ज्वाइन होंगे। कंपोजिशन, राइबोसोम इज मेड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम की साइज की बात करें तो राइबोसोम प्रेजेंट इन द यूकैरियोट इज लार्ज, दैट इज 80s, and ribosome present in the prokaryote is the small, that is the 70s. S is Swedberg constant होता है, that is centrifugation constant. Group of ribosome is called the polysome. Function of ribosome का जो main function है वो protein synthesis है। Plastids बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये प्लांट्स में होती है, एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्लास्टिड्स कंटेन वन और मोर पिगमेंट्स। प्लास्टिड्स ओनली अकर इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। तो प्लांट्स सिर्फ प्लांट्स में होंगे और फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में होंगे। एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। Chloroplast is the most important and abundant type of the plastids. Location, these plastids are present in the green parts of plant, particularly in the leaves. Chloroplasts are green in color due to the presence of the pigment chlorophyll. Structure of chloroplast की बात करें तो chloroplast is bounded by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner one gives rise to membranous stacks called the thylakoids. The stack of thylakoids is known as the granum. ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन आती है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन आएगी। इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है यहाँ पे स्टेक्स ऑफ द थाइलिकाइड्स को हम द ग्रेनम कहते हैं, इसमें लाइट रिएक्शन होता है और इसका जो सिंगल होगा उसको हम थाइलिकाइड्स कहते हैं और इसका जो इंटरनल मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की
एक आउटर लेयर होगी बेरोनी और दूसरी इनर लेयर होगी। इनर लेयर के अंदर हमारे पास ग्रेनम होगा, ग्रेनम स्टेक्स ऑफ द थाइलिकाइड्स, और इसमें जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Granum, each kind of granum is called the thylakoid. Thylakoid contains chlorophyll. They contain combine to form granum. Light reaction of photosynthesis occur in the granum. Stroma, the semi-fluid and gelatinous matrix present inside the chloroplast is called the stroma. जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड लाइक और जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। Functions of chloroplast. The most important function of chloroplast is the photosynthesis. Photosynthesis complete in 2 steps हम बात कर चुके हैं। लाइट रिएक्शन जो ग्रेनम में होगा और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। नेक्स्ट जो प्लास्टर है दैट इज कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इन प्लांट्स कलर अदर देन द ग्रीन आर ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है वो प्लांट्स में क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट मेनली पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स में होते हैं और स्किन ऑफ द राइपेंड फ्रूट्स में होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन है पोलिनेशन, क्योंकि जो ब्राइट इन कलर होते हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये स्टेमन के एंथर से स्टिग्मा ओवरी कार्पल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रैंड को ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रोसेस को कौन क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। और ये पोलिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट। और ये क्यों होता है, अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड्स। They are present in underground parts of the plants, particularly in the roots. Color अगर बात करें, leucoplast is colorless. Leucoplast store food material like starch, protein, and lipids. Cytoskeleton, that is a skeleton of cytoplasm. Cytoskeleton is a network of the filaments. Cytoskeleton are scattered in cytoplasm. ये पूरे cytoplasm में scattered हुए होते हैं। साइटोस्केलेटन इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सेल कंपोनेंट। ये एक इंपॉर्टेंट और सेल का डायनेमिक पार्ट है, मूवेबल पार्ट है, चेंजेबल वाले पार्ट है। पूरे सेल की जो स्ट्रक्चर है वो साइटोस्केलेटन को होल्ड किए होते हैं। इट इज इनडिविजिबल अंडर लाइट इट इज इनविजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोस्केलेटन। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स मेकअप द साइटोस्केलेटन। उसमें क्या आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, माइक्रोफिलामेंट्स आएंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आएंगे। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स नजर आ रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है इनको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थोड़े से थिन होते हैं एज कंपेयर टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज 20 नैनोमीटर, थोड़े बड़े होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर्स। लंबे अनब्रांच और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड द ट्यूबुलिन। Functions of microtubule. Microtubules are also the major components of basal body, centriole, cilia and flagella. ये सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इनका जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल हैं। Microtubules hold the shape of the cell. सेल को प्रॉपर शेप देने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Microtubules has very important role in assembly and disassembly of spindle during the cell division. तो सेल डिवीजन में भी स्पिंडल की असेंबली और डिसअसेंबली के लिए भी माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Microfilaments size 7 nanometer. Microfilaments link the inner surface of plasma membrane. Microfilaments are made up of actin, myosin and tropomyosin proteins. ये कंपोजिशन है माइक्रोफिलामेंट्स की जिसमें एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमाइसिन होती हैं। फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स include they are used to change their shapes and hold the structure, maintain cell shape, anchor organelles in place and involve in the inner cell motion. सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सेल की ऑर्गेनेल्स को एंकर्स करते हैं उनकी स्पेसिफिक प्लेस पे, और इनर सेल मोशन में भी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज माइक्रोट्यूब्यूल्स और
माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान आता है 10 to 12 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ वायामेंटीन प्रोटीन्स। Intermediate filaments involved in the determination of cell shape and integration of cell components. Centriole is the most important organelle, or mainly it is found in the animal cells and some unicellular some unicellular organisms. It is also present in the young plants and animals. There are twin numbers and collectively called the centrosomes. इनकी तादाद 2 होती है, न्यूक्लियस के करीब जो है ना वो वर्टिकली मौजूद होते हैं, तो collectively इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। Position: they are small rounded bodies present near the nucleus. Centrioles are hollow cylindrical structures. ये hollow cylindrical structures होते हैं। Each centriole contain 9 triplets of the microtubules, 27 microtubules. Each microtubule is composed of tubulin proteins. हर जो centriole होता है उसमें 9 triplets होते हैं microtubules के, तो total microtubules कितने जाएंगे? 27। उसकी composition होती है tubulin protein से। ट्रिपलेट, a group of 3 microtubule is called the triplet. ये जो तीन हमारे पास होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। इस तरह के 9 ट्रिपलेट होते हैं। There are 9 triplets in the centrioles. Each microtubule is 0.2 micrometer in diameter. Functions of centrioles. Most important of function of centriole is the spindle fiber formation during the cell division. In animal cells, centrioles helps in the formation of spindle fibers. Spindle fibers helps in the suppression and movement of chromosome during the cell division. अब spindle fiber का क्या काम है? ये क्रोमोसोम की suppression और movement को कंट्रोल करते हैं cell division के दौरान। In some unicellular organisms, centriole helps in the formation of cilia and flagella, which are the locomotory organs of some unicellular organism. कुछ unicellular organism जिसमें cilia और flagella होते हैं, वो भी centriole ही से बनते हैं। Vacuoles are the fluid-filled single membrane bounded organelles present in the cytoplasm of both plants and animals. Vacuole is bounded by single membrane called the tonoplast. Membrane of the vacuole is called tonoplast. Plants vacuole, there is a single large vacuole present in the center. In mature plants, cell many small vacuoles fuse together and make one large central vacuole. The large vacuole contains water, salts, and other materials. It pushes other material towards cell wall and plant cell become turgid. जो plant cell होता है, mature plant cell होता है, उसमें एक छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बनता है, उसमें वाटर आता है, साल्ट्स आते हैं, अदर मटेरियल्स आते हैं। इसकी वजह से जो है ना वो क्या हो जाता है, उसका सेल टर्जिड हो जाता है और न्यूक्लियस साइड पे मूव कर जाता है। इससे टर्जिड या प्लांट्स मेंटेन रहती है। लार्ज वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल वैक्यूल, मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। एनिमल में छोटे छोटे बहुत से वैक्यूल्स होते हैं। Unicellular organism, there are 2 vacuoles. One is called food vacuoles and other is called contractile vacuole. Food vacuole digestion of food में help करता है, जबकि contractile vacuole mainly help in excretion, removal of the metabolic waste and toxic material. सेल से toxic material और metabolic waste को remove करने के लिए contractile vacuole help करता है। Functions of vacuole. Vacuole का बहुत important जो function है that is the storage function. Storage of important molecule like water, amino acids, sugars and some minerals. कुछ unicellular organisms में contractile vacuole is used for the elimination of waste products from their body. Lysosomes. In the mid of 20th century, the Belgian scientist Christian René de Duve discovered lysosome. De Duve in 1974 won the Nobel Prize for Physiology and Medicine for his discovery of the lysosome. स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम के पास बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं कि जितने टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको लाइसोसोम ब्रेक करता है। लाइसोसोम हैविंग द सिंगल मेम्ब्रेन,
It contains different types of the proteins in the form of the enzymes. तो इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं. लाइसोसोम का मेजर जो फंक्शन है वो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ द फॉरेन मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल. चूंकि लाइसोसोम जब फ्यूज करेगा वैक्यूल के साथ जिसके पास टारगेटेड मटेरियल है, तो उसके जो एंजाइम्स होते हैं उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ब्रेक डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो लाइसोसोम है इसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल डेथ के दौरान भी ये सेल जब डेथ करता है, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुकम्मल करता है, एपोप्टोसिस के प्रोसेस के दौरान भी ये हेल्प करता है लाइसोसोम. न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज. न्यूक्लियस को हम ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सॉरी उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जिसकी स्फेरिकल शेप होती है. इसकी लोकेशन एनिमल सेल में सेंटर में होती है क्योंकि वहां पे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और प्लांट सेल में it is pushed to the side due to the presence of large central vacuoles. प्लांट सेल्स में एक बड़े वैक्यूल की वजह से इसको साइड की तरफ पुश कर दिया जाता है. तो एनिमल सेल में सेंटर में और प्लांट सेल में साइड पे. ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं. न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में आउटर हमारे पास क्या नजर आ रही है, न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है. इसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल की एंट्री और एग्जिट में हेल्प करती है. इसी न्यूक्लियस में एक छोटा सा ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, जिसमें राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं. और न्यूक्लियस की बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर प्रॉपर्टीज में क्रोमोसोम्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ द क्रोमेटिन. ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए, जो आरएनए और डीएनए से डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ different parts. Nuclear membrane. Nucleus is bounded by double membrane called the nuclear envelope. Nucleus की जो membrane उसको हम nuclear envelope कहते हैं. इसमें छोटे छोटे pores होते हैं. Small pores are present on the surface of nucleus. These pores are allow exchange of material between the nucleus and cytoplasm. जो pores होते हैं इनका काम क्या होता है, exchange of material cytoplasm और nucleus के दरमियान. Nucleoplasm जो होता है inside the nucleus there is a granular matrix called the nucleoplasm. It contains chromosome and round shaped structure called the nucleolus. Nucleoli, there are one or the two rounded structures present in the nucleosome that is called the nucleoli. फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई का मेजर जो फंक्शन है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस है. तो राइबोसोमल आरएनए प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ribosomal RNA plays an important role in the formation of protein synthesis. Chromosomes are in the form of the network of fine thread present in the nucleoplasm. The word chromosome has derived from the two words chroma mean color and soma mean body. Chemical composition of chromosome की बात करें तो DNA और प्रोटीन है. Structure: each chromosome composed of two main parts, two chromatids and one centromere. Functions of chromosome responsible for the transmission of hereditary material, hereditary characteristics from parents to the offspring, क्योंकि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं. Chromosome are visible only during the cell division. During interphase, they in the form of thread-like structure called the chromatin. Interphase के दौरान ये thread-like structure में आते हैं, इसको हम chromatin कहते हैं. Numbers of chromosome in each species is specific. तो क्रोमोसोम जो डिफरेंट स्पीशीज में होते हैं वो डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कंटेन 46 क्रोमोसोम 23 पेयर, रेडिश में 18 क्रोमोसोम 9 पेयर, ओनियन में 16 क्रोमोसोम 8 पेयर्स, पी में 14 क्रोमोसोम और 7 पेयर्स. इसी तरह हमारे पास आता है ड्रोसोफिला, उसमें 8 क्रोमोसोम 4 पेयर.
तो जनरल डिफरेंसेस पे बात करें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस, membrane bound nucleus. Due to the absence of nuclear membrane, chromosome are dispersed in cytoplasm. चूंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट। राइबोसोम का साइज जो है प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल होता है 70s, और राइबोसोम का साइज लार्ज होता है 80s। सेल का जो साइज होता है स्मॉल इन साइज 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, सेल्स आर द लार्जर इन साइज फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। Cell wall is made up of the murine, a polymer of the amino acid and the sugar. जबकि cell wall of plant is made of cellulose, while in fungi it is made up of chitin. प्रोकैरियोटिक एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम एल्गी कहते हैं, और प्लांट्स की एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। सॉरी, यूकैरियोटिक की एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल, एल्गी एंड फंजाई। That's all about the internal parts of the cell. आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज साइटोप्लाज्म, फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स पे बात की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, साइटोस्केलेटन, लाइसोसोम, और इसके अलावा सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। ये सारी डिस्कस करने के बाद हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और डिफरेंसेस को भी यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द cell specificity.